क्या आपका सिंगापुर का स्टूडेंट पास अप्रूव हो चुका है? आप सिंगापुर आने की तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन साथ साथ आपको इस बात की चिंता भी सता रही है कि सिंगापुर में आप कहाँ रहेंगे, आप कहाँ खाना खाएंगे, आपका कितना टोटल खर्चा आएगा, आपको क्या क्या करना है, क्योंकि नई सिटी है, नया शहर है आपके लिए, नई जगह है आपके लिए, तो आप कैसे वहाँ पे मैनेज करेंगे। आपके साथ कोई फ्रेंड नहीं है, आप अकेले आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि यहाँ पर कैसे क्या मैनेज करना है, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि आपको कैसे मैनेज करना है स्टूडेंट पास वाले बच्चों को। यहाँ पर कहाँ पर आपको खाना खाना है और कहाँ पर आपको घर वगैरह किराए पे ले सकते हैं आप, ये सारी बातें इस वीडियो में होंगी। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है साइड में उसको हिट कर दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आपको मिलता रहे और आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए देखते हैं, करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और मैं बताती हूँ आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले जब आप सिंगापुर में कदम रखेंगे, आपको रहने के लिए चाहिए एक घर। तो घर का बंदोबस्त जो है वो ज़्यादातर बच्चे जो हैं अपने एजेंट से पूछ सकते हैं कि भाई सिंगापुर में हम रहेंगे कहाँ पर। तो कुछ एजेंट्स जो हैं वो एक ग्रुप भेजते हैं वहाँ से बच्चों का, तो ग्रुप के साथ ही वो यहाँ पर रूम वगैरह जो है यहाँ के एजेंट्स के साथ उनका टाई अप होता है या स्कूल के साथ उनका टाई अप होता है, तो वो अरेंज करा देते हैं उनको घर वगैरह। अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है तो आप सिंगापुर में आने के बाद यहाँ पर लिटिल इंडिया है, वहाँ पर जाकर के आप रह सकते हैं, घर ले सकते हैं किराए पे। अगर आपको बिल्कुल भी घर का कुछ नॉलेज नहीं है तो आपको रहने के लिए एटलीस्ट 1 या 2 दिन आपको होटल में रुकना पड़ेगा। तो लिटिल इंडिया में बहुत अच्छे छोटे छोटे होटल्स हैं और वहाँ पे लाइक ए डोमेट्री जैसी है वहाँ पे। तो आप $30 या $40 लगता है एक दिन का, कहीं कहीं पे $20 भी लगता होगा। तो वहाँ पर आप रह करके अपना सिंगापुर में घर ढूंढ सकते हैं। अब आपको घर ढूंढना कहाँ पे है, आपके लिए जगह जो है, एक है बेंडमेयर, वहाँ पर भी आप रह सकते हैं, वो काफ़ी रीजनेबल प्राइस में वहाँ पे घर हैं। दूसरा है वहाँ पे तियोंग बारू, वहाँ पे आप रह सकते हैं। पुंगोल है, वहाँ रह सकते हैं आप। लिटिल इंडिया में भी आप घर किराए पे ले सकते हैं। फेरर पार्क है, वहाँ ले सकते हैं। बुकिट पांजांग है, वो बहुत ही सस्ती जगह है, मतलब काफ़ी थोड़ा दूर पड़ता है वो सिटी से, लेकिन सस्ती जगह है। वहाँ पर आपको घर काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। चुआ चू कांग है, वहाँ पे आपको रीजनेबल प्राइस में घर मिल जाएगा। जुरोंग है, वहाँ पे आपको रीजनेबल प्राइस में घर मिल जाएगा। तो ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर आपको घर जो है वो रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। और आप अगर ग्रुप के साथ रहते हैं, मतलब शेयरिंग में रहते हैं घर में, तो आपको बहुत कम खर्चा आएगा। आपका जो मंथली का जो रेंटल आएगा वो $230 से लेकर के $270 या $300, मैक्सिमम 300 तक आपका आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा आपका। और जो पीयूबी का बिल आएगा वो सारे बच्चे जो उसमें रहते हैं, जितने लोग, वो आपस में शेयर कर लेते हैं। बाकी आपकी ग्रोसरी का जो खर्चा है वो आप आपको अगर बाहर जाके खरीदना है और घर पे बनाने का सोच रहे हो तो दाल चावल और सब्जियां वगैरह ही आप खरीदोगे, उसमें मैक्सिमम आपका आएगा तो $50 का खर्चा आएगा। और वो आपके जहां भी आप रहोगे उसके आसपास काफ़ी सारे मामा शॉप्स होते हैं, वहां आपको मिल जाएगा। सिंगापुर जो है वो ऐसी कंट्री है, ऐसी सिटी है जहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं है, वैरायटी की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर इतना फूड है, इतना फूड अवेलेबल है, क्योंकि सिंगापुर में मेजॉरिटी जो 90% लोग हैं वो घर में खाना नहीं खाते हैं, वो बाहर ही खाते हैं। तो फूड की वैरायटी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है फूड यहाँ पे, क्योंकि हर कोई बाहर खाता है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। यहाँ पे जो रीजनेबल प्राइस में जहाँ पर खाना आपको मिल जाता है वो है, एक तो इंडिया, लिटिल इंडिया। आप तिखा मार्केट जा सकते हैं, तिखा मार्केट में इंडियन स्टॉल्स हैं और वहाँ पर आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में खाना मिल जाएगा, $5 तक में आपका पेट भर जाएगा। उसके अलावा आप जा सकते हैं फूड कोर्ट, वहाँ पर भी आपको खाना मिल जाता है और सेम प्राइस में $5 के आसपास में हो जाएगा आपका काम। कोपीतियाम है, कोपीतियाम थोड़ा सा महंगा है फूड कोर्ट के उसमें अगर देखा जाए तो। बाकी जो है आप छोटे छोटे जो फूड स्टॉल्स होते हैं वहाँ से आप खाना लेंगे तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट्स में जाके खाएंगे तो डेफिनेटली दे विल चार्ज यू सर्विस चार्ज एंड GST एवरीथिंग सब मिला करके वो एक बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाता है। समटाइम्स के लिए ओके है बट नॉट ऑलवेज।
तो ये है आपके खान पान, कहाँ पे आपको खाना है, कहाँ पे आपको क्या करना है। एक और जगह मैं आपको बताना चाहती हूँ जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में खूब खाना मिल जाएगा। वो है गुरुद्वारा, जो लिटिल इंडिया में ही लोकेटेड है। आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पे जाके थोड़ा सेवा कीजिए और वहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, आपको लंच मिल जाएगा और शाम का आपको खाना भी मिल जाएगा। तो जितने भी बच्चे हैं वो इस इंडिया से पढ़ने आए हुए हैं यहाँ पर, अगर आपके पास स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है तो आप गुरुद्वारे में जा करके गुरुद्वारे में आप सेवा कर सकते हैं और वहाँ पर गुरुद्वारे में पंजाबी लोग आपकी हेल्प करेंगे, तो वहाँ पे आपके खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। और मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, तो एक पानी की बोतल अपने साथ हमेशा रखो, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह आपको पानी खरीदना पड़ेगा अगर आप घर से पानी लेके नहीं जाते हो। तो पानी की पहली बात तो मॉल ढूंढना पड़ेगा, सुपरमार्केट ढूंढना पड़ेगा। कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको मॉल सुपरमार्केट कहीं नहीं मिलता है और आपको प्यास लग रही है, तो आप क्या करोगे? तो आपको एक पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखनी है ताकि आपको प्यास लगे तो पानी आप पी सकते हैं। सिंगापुर का वेदर ऐसा रहता है कि यहाँ पर कब धूप हो जाए, कब बारिश हो जाए, कुछ पता नहीं है। तो एक छाता आपके साथ हमेशा रहना चाहिए, अपने बैग में हमेशा आप प्रिपेयर करके रखिए कि कभी भी बारिश हो जाए तो छाता आपके साथ हो। तो सिंगापुर में जो मेजॉरिटी आप घर ढूंढते हैं वो एजेंट के थ्रू ही जाते हैं। आप जब सिंगापुर में आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आने के बाद आप एयरपोर्ट पे अपना सिम कार्ड ले लीजिएगा और सिम कार्ड लेने के बाद आप जब आप आएंगे सिंगापुर में स्टेप करेंगे तो आप यहाँ पर एजेंट से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एजेंट आपको मिलेंगे। जब आप गूगल पे जाएंगे, आप रूम रेंट एजेंट ढूंढेंगे तो बहुत सारे एजेंट्स उसमें दिखेंगे और आप उनसे कांटेक्ट करके अपना जो घर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस एरिया में आपको चाहिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो सारा कुछ आप उन्हें बता दीजिए। आपको शेयरिंग में चाहिए तो शेयरिंग में भी मिल जाता है घर। तो वो सबसे बढ़िया ये रहता है कि आप एक मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स अगर मिलके साथ रहे तो वो बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं तो आप उनसे भी बात करके अरेंज कर सकते हैं, वो बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा आपके लिए। मुझसे बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि मैम हम सिंगापुर में आकर के क्या जॉब कर सकते हैं, क्या यहाँ पे हम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं? एक्चुअली इलीगल तरीके से कर सकते हैं। किसी भी कोर्स को अगर आप चुन के आते हैं तो इलीगल तरीके से बहुत जगह जॉब बच्चे कर ही रहे हैं और वो आपके अपने रिस्क पे है। लेकिन अगर आप एक लीगल तरीके से जॉब करना चाहते हैं सिंगापुर में साथ के साथ, और आपको कोई एस पास नहीं मिल रहा है, आपकी क्वालिफिकेशन इतनी हाई नहीं है कि आपको एस पास मिल जाए, तो एस पास नहीं मिल रहा है आपको वर्क परमिट के भी कैटेगरी में आपको लेबर का काम नहीं करना है, तो आप वर्क परमिट भी नहीं लेना चाहते हैं, आप इतने ज़्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं है कि आपको एम्प्लॉयमेंट पास मिल जाए, तो आप करें तो क्या करें, लेकिन आपको कमाना है बाहर जा करके, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है स्टूडेंट पास। स्टूडेंट पास में आपको सिर्फ और सिर्फ एक हॉस्पिटैलिटी का कोर्स है जो कि होटल मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं। उसमें बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स हैं, लाइक बेसिक है, एडवांस है, मास्टर्स है, डिग्री है, उसमें बहुत सारे हैं। तो आप बेसिक में आ सकते हैं यहाँ पर और उसमें आप 6 महीने जो है उसमें आपकी स्टडी होती है, लेकिन 6 महीने के बाद आपको 6 महीने का जो टाइम मिलता है वो आपको मिलता है ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए। तो वो जो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है उसमें बच्चों से काम उनको सिखाया भी जाता है, एट द सेम टाइम उनको सैलरी मिलती है वहाँ पे। तो जो सैलरी मिलती है स्टूडेंट पास वालों को, उनकी सैलरी जो है वो $1300 से लेकर के 1600 तक हो जाती है। डिपेंड कि आप कितना ओवर टाइम करते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। मेरे हस्बैंड के कंपनी में उनके रेस्टोरेंट में स्टूडेंट पास वाले हैं जो 12-12 घंटे काम करते हैं। गाइज आपको काम तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, वो बात तो कंफर्म है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक काम करना पड़ेगा और सैलरी आपको उतनी अच्छी भी नहीं मिलेगी जितनी अच्छी सिंगापुरी में जो रहते हैं लोग, जो सिंगापुरी में उनको मिलता है। तो इस बात को प्रिपेयर होकर के आइएगा। आपकी सैलरी मैक्सिमम आपको मिलेगी $1600, उससे ज़्यादा आपकी सैलरी नहीं जाएगी और काम भी आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा और हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलती है। लेकिन बहुत से केसेस में मैंने देखा है कि वो छुट्टी भी उनकी कंपनी जो है वो कैंसिल करती है, नहीं देती है उनको, बुला लेती है। अगर मैन पावर की कमी होगी तो वो बुला लेंगे आपको और वो सिंगापुरियंस को डिस्टर्ब नहीं करते। जो एस पास के लोग होते हैं और जो स्टूडेंट पास को, उन्हीं को वो बुला बुला के काम कराते हैं, क्योंकि सिंगापुरियंस काम नहीं करेंगे इतना ज़्यादा, तो इसलिए जो है वो आप लोगों को थोड़ा चांस मिलता है ज़्यादा काम करने का और ओवर टाइम वगैरह उसमें थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा। और एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जब भी आप किसी इंडियन रेस्टोरेंट में काम करने जाते हैं पार्ट टाइम का या कहीं पर भी,
तो थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि एक तो पहली बात, आप इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं सिंगापुर में। अगर आप इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं सिंगापुर में तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको आपकी सैलरी मिल जाएगी। बहुत लकी होंगे तो वो आपकी सैलरी दे देगा, अदरवाइज वो आपकी सैलरी भी खा लेगा। आप कहीं कंप्लेन भी नहीं कर सकते, किसी को बता भी नहीं सकते आपकी सैलरी मारी गई है। तो थोड़ा ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। वैसे तो ये इलीगल है, लेकिन बच्चे करते भी हैं और उसके बाद जब नहीं मिलता है तो पछताते भी हैं कि हमको नहीं करना चाहिए था, हमने इतनी मेहनत की, हमारी मेहनत बेकार चली गई। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। वैसे तो मैं पर्सनली यही बोलूँगी कि हॉस्पिटैलिटी का सब्जेक्ट लेकर के सिंगापुर में आइए, ताकि आपको प्रॉपरली काम करने को मिल सके, चोरी छुपे काम ना करना पड़े आपको। लेकिन अगर आप लोग रियली चोरी छुपे काम करना चाहते हैं तो अपनी सैलरी को रिस्क पे रख करके काम कीजिए। सिंगापुर में सबसे फास्ट और सबसे इजी तरीका जो पैसा कमाने का है वो क्लब में है। एस्कॉर्ट की नौकरी करती हैं लड़कियां, मैंने देखा हुआ है खुद, क्योंकि मैं जब क्लब गई थी पिछली बार तो मैं 2-3 लड़कियों को मैंने देखा कि वो पंजाबी थी, और वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड एक्चुअली था, वो भी स्टूडेंट पास पे था और वो वहाँ पे जॉब करता था। तो उससे मैंने पूछा कि ये लड़कियां क्या करती हैं। उसने बताया मेरे को कि ये स्टूडेंट पास पे है और ये एस्कॉर्ट का काम करती है। ये एस्कॉर्ट मतलब वहाँ पे कंपनी देना होता है उनको, जो क्लाइंट्स आते, जो लोग आते हैं वहाँ पे पीने के लिए, उनको वो कंपनी देती हैं। और अगर वो ज़्यादा ड्रिंक करवाएंगी उनसे, ज़्यादा कुछ ड्रिंक्स पे उनको कमीशन होता है तो वो उनको कमीशन मिलता है। तो ये जॉब होती थी, ये जॉब ये लोग करते हैं वहाँ यहाँ सिंगापुर में। तो एक एस्कॉर्ट का होता है, होस्टेस का होता है, और रेस्टोरेंट्स में है, बाकी फेरी टर्मिनल में आप लोग कर सकते हैं। वो बहुत रिस्क, एक्चुअली ये सारे काम रिस्की हैं। अगर आप हॉस्पिटैलिटी के कोर्स के साथ आ रहे हैं तो आप क्लब में काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो पार्ट ऑफ योर जॉब है, वो भी आपके हॉस्पिटैलिटी का ही एक हिस्सा है। लेकिन अगर आप बिजनेस का कोई स्टडी कर रहे हैं या मास मीडिया का स्टडी कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा ये रिस्की हो जाता है। आपके आपके इस कोर्स के साथ वो कनेक्ट नहीं है, तो वो थोड़ा रिस्की जॉब है। बाकी आपके ऊपर है, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। इट्स ऑल ऑन योर लक, जब तक चला तब तक ठीक। और कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करें अपने दोस्तों के थ्रू करें जो ऑलरेडी वहाँ पे कर रहे हैं। अगर आप खुद गए वहाँ पे करने के लिए, पूछने के लिए, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपको कोई नहीं लेगा ऐसे। तो जो लोग बहुत ही उनके फ्रेंड्स ऑलरेडी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। और एक जॉब यहाँ पे मिलती है रात के टाइम पार्ट टाइम के लिए, जब रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं या स्टॉल्स बंद हो जाते हैं तो वहाँ पे क्लीनिंग का काम मिलता है उनको। वो पूरा उसको क्लीन करते हैं जगह को। वहाँ पे शायद उनको $8 या $9 पर आवर के हिसाब से मिलता है। तो 2 या 3 घंटे उनको सिर्फ काम करना पड़ता है। तो वो भी एक काम है, मिल जाता है वो आराम से। आपको बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैं ब्रांड्स को नहीं बोलना चाहूँगी अभी यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो रात के टाइम क्लीनर की ज़रूरत पड़ती है उनको, तो वो क्लीनिंग का काम जो है पार्ट टाइम स्टूडेंट्स को दे देते हैं। तो इस तरीके से भी आप लोग अपना काम कर सकते हैं पार्ट टाइम का सिंगापुर में।